अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आपको आ चुके इस्लामाबाद में बड़ी गहमा गहमी थी। सुबह के प्रोग्राम में यानी दोपहर के प्रोग्राम में आपने मैस व्यूज़ में समी इब्राहिम के साथ गुफ्तगू सुनी। उस वक्त यही था कि बाकायदा जो केसेस हैं ये आगे चल नहीं सकेंगे, लेकिन दो बड़ी इम्प्रूवमेंट है। एक तो 190 मिलियन पाउंड का केस है, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट सामने आए हैं, वो आपसे डिस्कस करूंगा। और बड़ी ख़बर है सेक्शन 215 की आइनी हैसियत चैलेंज करने के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज था। बाकी साइफ़र के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि मैं तो बहुत जल्द देख रहा हूँ इमरान खान साहब को साइफ़र के केस में। मैं तो बरीयत देख रहा हूँ इस सारे मामले में। अगर फ़र्ज़ करें बरीयत नहीं भी होती इस बात को, तो कम से कम सस्पेंशन ज़रूर हो जाएगी। ये याद रखिएगा, सस्पेंशन ज़रूर हो जाएगी साइफ़र के केस में। और वो है कोई केस ही नहीं है ना। अगर आप देखें तो केस है क्या? इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। कोई है ही नहीं। इमरान खान ने क्या किया? कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वजह क्या है? नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है और वो भुगत रहे हैं। आज 9 मई के हवाले से बहुत सी तकारीब हुई हैं। और देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, हम पुरज़ोर मज़म्मत हम करते हैं, हम शोदा के साथ हैं, कुर्बानियाँ जितनी दी हैं वो कमाल है और लाजवाब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो शहीद है, वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है 9 मई को शोहदा के साथ मिलाना मेरी खुद समझ से बाहर है। अगर किसी ने शोहदा की जाके बेहुरमती की है तो उसके साथ करें ना, लेकिन उसको बेस बना के आप एक बयानिया लेकर चलें तो उसकी इजाज़त मैं नहीं समझता होनी चाहिए। कौम पहले ही बड़े ज़ख़म खा बैठी है, मज़ीद ज़ख़म ना दिए जाएं कौम को। ले चलते हैं आपको 190 मिलियन पाउंड के केस में। आज अमजद परवेज़ आए, जब शुरू में मैं हड़ताल से आए तो हमने कहा जी हड़ताल हो रही है, और मकसद ये था कि अमजद परवेज़ कोर्ट के अंदर आ जाएँ और आज बहस शुरू हो जाए। सरदार लतीफ़ खोसा को बताया, सरदार लतीफ़ खोसा के साथ पेश हुए तो मेरा ज़िक्र कर दिया बल्कि अमजद परवेज़ ने कि अज़हर सिद्दीक ने कहा था कि हड़ताल हुई है। मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठा हुआ था, पर्सनल सेक्रेटरी के अभी बैठना था कोर्ट ने। मैं वो सुन के फ़ौरन दौड़ा आया, कोर्ट में आकर बताया कि ये सारी बात है। और आज का महवर जो है कि जितने वॉल्यूम है उसमें से एक पेपर बुक बनाकर और वो सारी बातें कहने की जो असल में जो चीज़ों को जोड़ा गया है वो मलिक रियाज साहब के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अब मलिक रियाज ना कोई करप्शन का पैसा है, ना कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है? एक कारोबार किया है और कारोबार में भी 460 अरब रुपया, इतनी बड़ी रकम उनके साथ, यानी और कौड़ियों के भाव ज़मीन, यानी जो 5 लाख रुपए की एकड़ ज़मीन थी वो करोड़ों रुपए केनाल के मुताबिक पैसे सुप्रीम कोर्ट ने डाले और ज़्यादती हुई सारे मसले में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हक़ाइक़ रखे और प्रेशर बहुत था, मलिक साहब और बैरिया जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, आज आगे आप बैरिया देखें तो सही, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। दुबई से बढ़ के आगे आ गया, वहाँ पर झीलें बनी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हुई हैं। तो ये मलिक रियाज का तो एक लिहाज से, और क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि अब चंद ज़मीनें चंक्स में ज़मीनें थी, वो उसको कंसोलिडेट करने की बात थी एक जगह इकट्ठे करके हवाले से, और अब उसकी ज़मीन की जो कीमत निकाली गई वो डेवलप लैंड के बराबर पैसे लिए गए, डेवलप लैंड के बगैर। और अगर कानूनी हैसियत पूछते हैं मुझे तो नहीं नज़र आती। और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। अब अगर मान लिया जाए कि ये पैसा लेना, तो जो पैसा बाहर था मलिक रियाज साहब के 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो अली रियाज शेख और उनकी मिसेज़ मुबशरा के नाम पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे लोकेट किए। कितनी बड़ी रकम ये कहाँ से आई है? और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का, अब मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके साथ प्रीडिकेट ऑफेंस है कि ये पैसा करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस बनाया गया। वो तो रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं कि ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस से ये पैसा बनाया गया है। लेकिन अब रकमें सारी आकर वो जिक्र कर रहे हैं सारी चीज़ों का। एसेट रिकवरी यूनिट का जिक्र किया तो पूछा गया एसेट रिकवरी यूनिट की यानी हैसियत क्या है? मैंने फिर बताया कि वो तो कोई है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया था जस्टिस आमिर फारूक तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने भी। फिर वो के जो पैसे बाहर गए वो पैसे के फ्रीजिंग ऑर्डर बताया गया। अभी फ्रीजिंग ऑर्डर खाली तो सिर्फ फ्रीज़ ही किया है ना, अभी तो अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो कोई जुर्म नहीं निकाला ना।
तो जब पता चला पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और कुछ डाटे मंगा ले उन्होंने मलिक रियाज के बारे में, जो केसेस सारे वो डिटेलें के साथ भिजवा दी उनको, और जब देखा कि इस केस में है ही कुछ नहीं, यानी या तो ना प्रेडिकेट ऑफेंस हो, पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन में सज़ा हो गई हो, या करप्शन का केस चल रहा हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित हो ही नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि वो जो पैसा है वो पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिले। और ये कमाल की बात है, आज सारा सामने रखा कि वो जो आपस में मुआहदा हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी का, वो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान मलिक रियाज, अली रियाज वगैरह उनके साथ हुआ कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट, ये भी लिखा हुआ है कि डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर आए, और नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एक साइन हुआ, उस पर डेटों को आगे पीछे क्या आगे कि कोई इरेगुलरिटी हो सकती है। क्वेश्चन है कि काबीना ने मंजूर किया, नहीं काबीना ने मंजूर किया उस सारी ट्रांजैक्शन को। और ट्रांजैक्शन ये थी, और उस पूरी कहानी में जो लिखा हुआ है कि वो पैसा पाकिस्तान पे आ जाएगा, पाकिस्तान यानी एक 50 अरब के करीब जो रकम है, यानी 190 मिलियन पाउंड जो है ना, वो पाकिस्तानी करेंसी में आ जाएगी, रकम उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और वो गवर्नमेंट को नेशनल से बोला था, बात है हमने अरबों रुपया गंदों में ज़ाया कर दिए और तबाही और बर्बादी कर दी, लेकिन ये तो बड़ा सीधे कोई चीज़ बता नहीं सके। पूछा गया वो फ्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है, डी फ्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है, कुछ नहीं था, सिर्फ एक नोट था जो शहजाद अकबर ने लिखा था इस पैसों के हवाले से, और उसमें ये तफसीलात दी गई थी कि ये पैसा इस काम के लिए। अदालत के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स थे कि करप्शन के हवाले से क्या बताएं आप, कि ये सारा जो भी है, यानी इसको आप जोड़ेंगे कैसे, इस पे अभी बहस चल रही थी केस की। और ये मंडे के लिए केस एडजर्न हो गया कि मंडे को दोबारा इस केस पर बहस होगी। दूसरा, इसके फ़ौरन बाद मैंने सेक्शन 215 की आइनी हैसियत को चैलेंज किया था। आमना लियाकत की तरफ से अब्दुल्ला मलिक साथ थे हमारे, और हम कल आए थे, हमारा इरादा था कि कल फ़िक्स हो जाए, लेकिन कल केस लग ना सका। कल आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सेमिनार में हमने शिरकत की, हमारे एसोसिएट उसको मैनेज ना कर सके। आज अब सुबह हड़ताल थी 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, जब वकला पे तशद्दुद जो हुआ है लाहौर के अंदर, तो फिर हमने सेम डे फिक्स ना कराया। लेकिन ब्रेक के बाद चूँकि हड़ताल में नरमी हो गई, फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, अब मियाँ मैं तारीफ़ करूँगा रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इतना ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज मैनर्ड दफ्तर है कि यहाँ नहीं झगड़ा, यहाँ नहीं वो क्लर्कों की तरह लाहौर हाई कोर्ट में जो हाल होता है, एक एतराज़ 2 एतराज़, सेम डे केस नहीं लगना, इतने मसाइल हैं, इतनी परेशानी। और यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस, यानी मैं तो इतना मुतमिन हुआ हूँ, मैं तो यानी इतने मज़ा आया कि यहाँ पर हर चीज़ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सुनी जा रही है, देखी जा रही है, और हमें एक एक चीज़ हमने रिकॉर्ड के ऊपर, हमारा केस लग गया, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से मिले नूर से, वो बड़ा ज़बरदस्त, रजिस्ट्रार ने चाय पिलाई। मैं चाय पिलाना तो एक अलग इशू है, लेकिन उन्होंने फैसिलिटेट किया। मैं चाहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस से सीख ले, बड़ी आसानी है। यानी लोगों के लिए हर्डल नहीं क्रिएट किए थे, हर बात पे हर्डल क्रिएट करना, और बड़ा स्मूथ सिस्टम है। और फिर वो केस लगा, और सेक्शन 215 की आइनी हैसियत को क्या चैलेंज किया है कि पार्टी का इंतखाबी निशान ले लेना, तो बैकग्राउंड पर ये सारे सेक्शन दोबारा चल रहे होंगे। उससे मुराद है कि पार्टी को बैन कर देना। आर्टिकल 17 में पार्टी अगर बैन करना है तो वो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तानी सालमियत पे अगर को बात करे, और उसका भी तरीकाकार दिया हुआ है, पहले फेडरल गवर्नमेंट करेगी फिर सुप्रीम कोर्ट। राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन समरी प्रोसीजर, और लिखा हुआ है वो 215 के अंदर कि शोकाज देगा और पार्टी का सिंबल। अच्छा, पार्टी का सिंबल लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि और रिजर्व सीटें मिलनी है पार्टी को। और कमाल की बात है, जब आप पार्टी का सिंबल ले लेंगे, पार्टी का इलेक्शन ही लड़ने देंगे, तो ये तो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ये फिर अदालत को सेक्शन 104 पढ़ के बताया, रूल 94 पढ़ के बताया, आर्टिकल 17 पढ़ के बताया। अदालत ने वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतों को और इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया 21 के लिए मुआवनत के लिए। अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को तलब किया कि वो अदालत की आकर मुआवनत करें। और ये आइनी हैसियत, और अदालत के बड़े पूछा गया कि पेशावर हाई कोर्ट में, मैंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में उसकी वायरीज़ चैलेंज नहीं हुई थी। वाइज जो है वो चैलेंज जो है वो मैंने की हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मैंने जो कि सारे फैक्ट्स लिख दिए हैं कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच लग नहीं रहा, तो अल्टीमेटली मेरे पास और कोई रेमेडी नहीं थी। और वैसे भी चूँकि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर है, तो इसलिए इस मामले को यहाँ लेके आमना लियाकत की तरफ से दायर किया है
साइफ़र के केस में सलमान सफदर से मुलाकात हुई, अलीमा बहन आई हुई थी, बाकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। काफ़ी देर इंतज़ार किया, कोई तकरीबन 4:30 और पौने 5 बजे तक कोर्ट भी बैठी नहीं थी। मैं निकल आना था, जाना था लाहौर के लिए, लेकिन आज सारा दिन गहमा गहमी रही है। बहुत दोस्तों अब आपसे मुलाकात हुई और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ देखेंगे, हालात आसानी की तरफ जाएंगे और इसके अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे। इमरान खान को सवाल वही आता है कि इमरान खान बहुत जल्द कब आएंगे बाहर, तो मैं यही कहता हूँ बहुत जल्द बाहर आएंगे। नाउमीदी नहीं होनी चाहिए आपको, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ साइफ़र में भी और इज़्ज़त के केस में भी बाकी नए केसेस बनाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैंने सलमान सफदर को मुनीर अहमद वाली जो रिपोर्टेड जजमेंट है दी है, जिसमें मैंने तोशा खाना के सारा डाटा और डिटेलें निकलवाई हैं, वो मैंने साथ शेयर की हैं कि साइफ़र का सिर्फ हम ही रह गए हैं। 1-1, 2-2, 4-4 रेफरेंस क्या मजाक बनाया वो यहाँ पोलिटिकल जिन्हें के लिए नैब इस्तेमाल हो रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।